Welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MDCAT केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हमारा उसका दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप 9th में भी पढ़ते आए हैं और आपने एफएससी में भी पढ़ा है, लेकिन आज आप कुछ एंट्री टेस्ट के हवाले से, खासतौर पे MDCAT के हवाले से कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं और उनको अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके पास एक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? जिसमें क्या हो रहा है, जिससे इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो रहा है जी, केमिकल रिएक्शन कराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है जी? केमिकल रिएक्शन कराया जा रहा है। अब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है, ये चीज यहां पर इंप्लाई करती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन का दूसरा पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल करा रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल करा रहा है। दूसरा पोर्शन क्या था जी आपके पास? कि ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल, ये दोनों चीजें जो है आपके पास कहाँ हो रही है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रही है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जी जो टेस्ट की जाती हैं, जो पूछी जाती हैं? तो नेक्स्ट चीज है आपके पास कि ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये जो प्रोसेस होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपको ये सोचना है कि क्योंकि आप करंट पास करके केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और एंट्री टेस्ट में पूछा गया कि क्या इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस यूज करें तो आपको ये बात समझ आ रही है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, आप करंट दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो आपको ये चीज MCQ के हवाले से समझनी है और याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में वो ये है कि आपके पास ये नॉन स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि आपके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज हो रहा है। तो यहां पर वो एक्सटर्नल सोर्स क्या है कि आपके पास एक बैटरी है। तो एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं, फिर सारी चीजों को विजुअलाइज करेंगे बारी बारी। एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड। अच्छा, और इसमें MCQ में क्या पूछा जा सकता है या और क्या चीज हमें एज अ प्रियम्बल पता होनी चाहिए? एक और बात कि सिंगल कंटेनर इज यूज्ड। अच्छा जी, सिंगल कंटेनर क्यों यूज होता है और ये वर्क कैसे करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर आप इस उसको देखें, फिगर को, तो यहां पर हम काफी सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। इस फिगर को देखते हैं। यहां पर हम क्लियर ये करने वाले हैं कि हमें ये पता है कि जो हायर पोटेंशियल पे है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो लोअर पोटेंशियल पे है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास क्या है जी? एक्सटर्नल बैटरी है। ठीक है, पीछे हमने कहा था बैटरी है तो हमने बैटरी देख भी ली। ये जो है मेरे पास क्या है? कंटेनर है। इस कंटेनर को मैं केमिस्ट्री की जुबान में कहता हूं कि इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये वायर है और ये जो दो रॉड से नजर आ रहे हैं आपको, ये दो रॉड से नजर आ रहे हैं, ये क्या है जी? इलेक्ट्रोड्स है। इन इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम काफी सारी बात करेंगे। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोड्स हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक क्या होता है? तो कुछ लोगों को यहां पर पहले से क्लियर भी होगा, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि इलेक्ट्रोड्स आपके पास यहां पर ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें करंट एंटर करता है या लीव करता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, फिलहाल आप सिर्फ वो चीज सोचे या वो चीज पढ़े जो मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोड के बारे में हम बात करते हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पे पता होगा कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड को या तो एनोड होना पड़ता है या तो कैथोड होना पड़ता है। क्या बोला है सर आपने? आइए देख लेते हैं। किसी भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसी भी एक रॉड को जो है, किसी भी एक इलेक्ट्रोड को या तो एनोड होना पड़ता है या फिर क्या होना पड़ता है जी? कैथोड होना पड़ता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ना, बाकी सेल्स में नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, वो आपके पास क्या है? एनोड। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये आपके पास क्या है? एनोड।
और जो नेगेटिवली चार्ज है वो आपके पास क्या है, कैथोड। ठीक होगी बात। अच्छा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव है, ये सारा पॉजिटिव है और ये सारा क्या है जी, नेगेटिव है। तो ये आपके पास क्या है, कैथोड। अच्छा, एक और चीज हमने समझ लेनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि आपके पास एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। ये चीज मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की। अगर आपको इलेक्ट्रोड्स और एनोड, कैथोड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ ना आए यहाँ पर, तो मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहली वीडियो जरूर देख के आए, ताकि आपको इन चीजों की समझ है, इन चीजों की ग्रिप हो आपको। ठीक है, तो हमें ये पता है, हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे क्या होती है, हमेशा रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर मैं क्या करता हूं, एक सब्सटेंस डाल देता हूं इस सारे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर, यहां तक इस सब्सटेंस को मैं कहता हूं कि ये क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाईजान, इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट की वजह, इलेक्ट्रोलाइट का मैकेनिज्म, सारा कुछ फर्स्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं। लेकिन जाके देख ले वो वीडियो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिसएसोसिएट कर जाता है, जो कि आयंस में जो है वो टूट जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जितना आसानी से टूट जाता है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया हमने इसमें, सही है। ये आपके पास क्या है जी, ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये दो तरह के आयन में टूट जाता है, ए प्लस और बी माइनस। ठीक है, अच्छा, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ये कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। ठीक है, अब जो एनोड की तरफ आयंस जाएंगे वो होंगे एनायंस, जो कैथोड की तरफ जाएंगे वो होंगे कैटायंस। तो ये सारी आपके पास बेसिक्स थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जो कि हमने क्लियर कर ली है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखें एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर अगर आप देखें तो हमने कहा कि यहां पर गया है ए माइनस, और कैथोड के अगर ऊपर आप देखें तो आपने कहा है कि यहां गया है बी प्लस। ठीक हो गई बात, इतनी बात मानते हैं, मानते हैं। ठीक है, अब एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर ये होता है कि जो ए माइनस है वो ए में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और कैथोड के ऊपर क्या होता है कि जो बी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है बी में, बी प्लस जो है बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनोड पे आपके पास क्या हुआ जी, ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि यहां पर क्या हुआ जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर क्या हुआ जी, रिडक्शन हुई, यानी कि यहां पर क्या हुई जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये बात भी आपको समझ आ गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट जो है, एक असल इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट आपको दे देता हूं NaCl, और मैं आपको कहता हूं कि मुझे क्या करें, मुझे इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रिडिक्ट करके दें, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं। इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया मैंने आपको, NaCl, अब मैं आपको कह रहा हूं इसका मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करा के दें। सही है, ठीक होगी बात। ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, यहां पर भी बता देते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, फिर क्या करते हैं जी, फिर हम इस NaCl को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल देते हैं। अब NaCl आप सबको पता है एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या करेगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर। तो ये कन्वर्ट हो गया जी Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ रही है। अब Na जो है वो नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और Cl नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। अब यही चीज हम करते हैं एनोड और कैथोड पे, जो हमने प्रिडिक्ट करना है, यही चीज हम क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस के लिए करते हैं। क्या करते हैं जी, यहां पर हमें पता है कि क्लोराइड आयंस थे, क्लोराइड आयंस क्या करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देंगे, और यहां पर क्या निकल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो दो क्लोराइड आयन ले लेते हैं। यहां पर कैथोड पे क्या होगा जी, सोडियम आयंस कहते हैं, तो सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और सोडियम बना देते हैं। ठीक है, मतलब आपने दो प्रोडक्ट्स मुझे प्रेडिक्ट करके दे दिए कि अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर NaCl डालूंगा तो मेरे पास क्या होगा जी, क्लोरीन गैस बन जाएगी और सोडियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरा पहला केस था जो मैंने आपको पढ़ाना था, वो था जी मोल्टन मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट या मोल्टन NaCl का केस था।
और हमने बहुत आसानी से जो है कॉमन सेंस यूज करके इस बात का अंदाजा लगा लिया कि मेरे पास प्रोडक्ट्स क्या होंगे। लेकिन अगर हम इस तरह इस चीज को सोचें, अब एमडी कैट आपको बताने लगा हूं एंट्री टेस्ट में क्या चीज आती है। अगर मैं ऐसी चीज सोचने लगूं कि मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट तो था ही नहीं, अगर मैं क्या करूं और आयंस डाल दूं जो कि कंपीट करे सोडियम के साथ और क्लोरीन के साथ। ठीक है, किस लिए कंपीट करें जी? अपने इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज होने के लिए। डिस्चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करे इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो क्या होगा? कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैं क्या करूं NaCl के साथ मुकाबले में एक और इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं और मैं कहूं कि ये इनकी दोनों के आयंस जो हैं वो आपस में कंपीट करेंगे, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं वाटर ले लेता हूं, वाटर की बात कर लेते हैं। तो दो आयन इसके, दो आयन इसके, सोडियम प्लस क्लोरीन क्लोराइड नेगेटिव, H प्लस OH नेगेटिव। इतनी बात मानते हो मेरी? हाँ सर मानते हैं। अच्छा, तो सोडियम हाइड्रोजन आपस में कंपीट करेंगे, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आपस में कंपीट करेंगे, क्या ये बात मानते हो? हाँ सर मानते हैं। मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि एमडी कैट में इसके दो केसेस आते हैं, वेरी ऑनेस्टली दो केसेस आते हैं। एक आपका डाइल्यूट सोल्यूशन का और दूसरा आपका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का। तो हम इन दोनों को ना बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी डाइल्यूट सोल्यूशन का। अच्छा, शुरू करें? शुरू कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको यह कह दूं कि मेरे पास क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl है और वो मैंने यहां पर डाल दिया है जी ऐसे ऐसे करके इसमें। तो मेरे पास क्या है जी, NaCl है और H2O है। मतलब मेरे पास चार तरह के आयंस है। मैं आयंस लिख लेता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। चार तरह के आयंस है सर आपके पास, बिल्कुल चार तरह के आयंस है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। मेरे पास Na प्लस है और मेरे पास H प्लस है, मेरे पास OH नेगेटिव है और मेरे पास क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है। अच्छा, तो मैं अगर इस सब चीज को सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एट एनोड और एट कैथोड मेरे पास मुकाबला चल रहा है, मेरे पास कंपटीशन चल रहा है दो दो आयंस के बीच में। ठीक है, मेरी बात मानते हो? हाँ सर मानते हैं, हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो एनोड पे मेरे पास क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में मुकाबला चल रहा है और यहाँ सोडियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस के बीच मुकाबला चल रहा है। अच्छा सर, इस मुकाबले को एक नाम दे देते हैं। सर ये जो आयंस हैं इनमें से कौन सा आयन जाके डिस्चार्ज होगा इन दोनों में से, इस चीज को हम कहते हैं जी प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मतलब कि हम ईज ऑफ डिस्चार्ज की बेस पे, ईज ऑफ डिस्चार्ज की बेस पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जी, प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करेंगे। अच्छा सर, ये ईज ऑफ डिस्चार्ज हमें कैसे पता चलेगी? ये ईज ऑफ डिस्चार्ज हमें बेटा पता चलती है रिडक्शन पोटेंशियल से मेरे भाई, रिडक्शन पोटेंशियल से पता चलती है। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल से कैसे पता चलती है? इस चीज के लिए ना हमारे पास एक सीरीज होती है, उस सीरीज को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि रिड्यूस होने की जो चाहत है उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, हम एक सीरीज बना लेते हैं। ये इनकम्प्लीट सीरीज है, कंप्लीट सीरीज में आपको एक पूरे अलग से लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन बस इतनी बात मेरी मान ले, मान के चलें फिलहाल कि एक सीरीज होती है। अगर आप देखें तो यहां पर है हार्ड टू डिस्चार्ज और यहां पर है इजियर टू डिस्चार्ज। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो ईज ऑफ डिस्चार्ज बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास डाइल्यूट सोल्यूशन का केस था, ये सारी हम बात करें डाइल्यूट सोल्यूशन की। ठीक है, अच्छा डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा जी, अब हम देखेंगे कि इन चार्जेस में से डिस्चार्ज सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन है, जो नीचे होगा वो आपके पास डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस सीरीज में देखिए जी, सोडियम और हाइड्रोजन में से ज्यादा नीचे कौन है? सोडियम तो ये दूसरे नंबर पे है,
ये सोडियम, अगर आपको मैं कलर चेंज करके बता देता हूं भाई, ये है सोडियम। अच्छा जी, हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ नीचे। मतलब सोडियम वर्सेस हाइड्रोजन के मुकाबले में, सोडियम वर्सेस हाइड्रोजन आयन के मुकाबले में कौन जीता? हाइड्रोजन आयन जीता। मतलब सर एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? एनोड पे किसका रिएक्शन होगा? एनोड पे आपके पास, सॉरी कैथोड पे किसका रिएक्शन, पहले कैथोड की बात कर लेते। कैथोड पे किसका रिएक्शन होगा? कैथोड पे आपके पास आपके प्यारे हाइड्रोजन आयंस का रिएक्शन होगा कि वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। एनोड की तरफ आ जाते हैं। क्लोरीन, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। डाइल्यूट के केस में अगर आप यहां देखें, डाइल्यूट के केस में अगर आप यहां देखें तो यहां पर क्लोराइड आयन क्या है? क्लोराइड आयन ऊपर है और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? नीचे। ठीक है, समझ आ रही है? यानी कि विच आयन इज इजियर टू डिस्चार्ज, बोले मेरे साथ, हाइड्रोक्साइड आयन इज इजियर टू डिस्चार्ज। तो यहां पर हम क्या करते हैं जी, यहां पर हम चिता देते हैं जी हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर पावरफुल देन क्लोराइड आयन। तो यहां पर हम एनोड पे क्या करेंगे, 4H नेगेटिव gives 4 electrons plus H2O plus O2, ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये केस था पहला केस, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हमारे पास बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई ये चीज कि भाई क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन अब केस नंबर 2 की बारी है। सर केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 जैसा मैंने आपको कहा था, केस नंबर 2 जो है आपके पास क्या था? केस नंबर 2 था आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर फॉर एग्जांपल दूसरे जो केस था वो था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का केस। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या बात थी कि आपके पास अगर कंसंट्रेटेड NaCl है तो क्या होगा? मतलब बात तो वही है, NaCl वर्सेस H2O। ठीक है, अच्छा मतलब वही चार तरह के आयन्स है, बिल्कुल वही चार तरह के आयन्स हैं, कोई अलग चीज नहीं है, वही आपके पास दोबारा आ गए। अच्छा आपने क्या करना है? आपने सेम वही काम करना है। आपने एनोड लिखना है, आपने कैथोड लिखना है। आपने दोनों को लिखने के बाद यहाँ पे आयन्स लिख देने हैं कि Na+H+ और यहां पर था Cl-OH-। ठीक है, यही लागत कितनी है। अच्छा सरप्राइजिंगली आपको ये बात मैं बता दूं कि एनोड पे जो रिएक्शन है ना वो अकॉर्डिंग टू द सीरीज होगा, अकॉर्डिंग टू द सीरीज होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक होगा। ठीक है, मतलब कि एनोड पे रिएक्शन क्या होने वाला है, एनोड पे रिएक्शन सॉरी कैथोड पे रिएक्शन क्या होने वाला है, गलत लिख दिया मैंने जल्दी में, सॉरी। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होने वाला है? कैथोड पे रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द सीरीज होने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीरीज होने वाला है। लेकिन मसला आएगा यहां पे एनोड में। अब एनोड का सीन ये है यहां पर कि भाई दो खतरनाक आयन्स आपस में वो मुकाबला करें डिस्चार्ज होने के लिए। ठीक है, अब यहां पर ये चीज आ जाती है कि एन मतलब कैथोड पे रिएक्शन तो वही होना है भाई, आपका प्यारा आ जाएगा H+ बना देगा H2 गैस। ठीक है, क्या करके? दो इलेक्ट्रॉन गेन करके। लेकिन एनोड पे क्या होगा सर? यही चीज एमडीकैट में पूछी जाती है। यहां पर ये होने वाला है आपके पास कि जो भी सॉल्ट होगी ना, जो भी सॉल्ट का नेगेटिव आयन होगा उसको यहां पर क्या मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी। क्यों मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब कि अगर क्लोरीन क्लोराइड आयन है या ब्रोमाइड आयन है या आयोडाइड आयन है, यानी कि किसी भी कोई भी अगर सॉल्ट आपने जानी जिसका इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे थे एनोड पे, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज है। तो इन आयंस को प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है? क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड है ना, क्योंकि जो OH नेगेटिव आयंस है ना, इनको क्या पास करना होता है? इनको पास करना पड़ता है हाई काइनेटिक बैरियर, यानी कि इनको जो है ओवर पोटेंशियल को क्रॉस करके एनोड पे जाके खुद को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड था, मतलब कि क्लोराइड आयन जो है वो बहुत ज्यादा अबंडेंस की वजह से मौजूद थे, जिसमें कॉन्सेप्ट आता है ओवर पोटेंशियल का।
आपके एमडी कैट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ सरसरी तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना इस पे एक पूरा लेक्चर बन सकता है। लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर क्लोराइड आयंस की ज्यादा है, तो एक चीज आ जाती है ओवर पोटेंशियल, उसकी वजह से OH नेगेटिव खुद को डिस्चार्ज नहीं कर पाता। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो अब आप प्रिडिक्ट करें कि भाई इन दोनों चीजों में जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे। तो आपने ये देख लिया कि भाई हाइड्रोजन गैस बन रही थी किधर, कैथोड पे, और एनोड पे क्या बन रही थी, एनोड पे क्या बन रही थी, क्लोराइड गैस, क्लोरीन गैस बन रही थी क्लोराइड आयन से। ठीक है, ये बात अब वो क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को एक चीज सिखाना चाहता हूं, एक चीज ये सिखाना चाहता हूं कि आपके पास वो क्या चीजें हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं, factors that determine the product of electrolysis। ठीक है, कि एक आयन का टूटना, एक आयन का डिस्चार्ज होना या एक सॉल्ट का टूटना, उससे वे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज की कॉन्सेप्ट में जाना आपको क्या बताता है कि भाई ये किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहली चीज आपके इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगा ना। हाँ सर, इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? कि आप जो इलेक्ट्रोलाइट पे सॉल्ट डालेंगे उसी की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, जो सब्सटेंस डालेंगे उसकी इलेक्ट्रोलिसिस ही होगी। ठीक है, NaCl डालेंगे NaCl की होगी, ठीक है, एसिटिक एसिड डालेंगे एसिटिक एसिड की होगी। बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरी चीज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे करता है, ये बात आपको मुझसे बेहतर समझ आ गई होगी पीछे ये सारी स्टोरी समझ के। कंसंट्रेशन भाई डिपेंड करती है, डाइल्यूट में अलग बनेंगे, कंसंट्रेटेड में अलग बनेंगे। अच्छा, तीसरी चीज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड सर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, हाँ ये मैटर करती है। कैसे मैटर करती है? दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके पास, 9th क्लास में आपने पढ़ा हो। एक होते हैं इनर्ट यानी कि नॉन रिएक्टिव, और एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आपके पास कब यूज होते हैं और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आपके पास कब यूज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया या कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ पे आपने ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड ले लिया, तो वो क्या होगा जी? इनर्ट होगा। और जिंक और कॉपर का लेंगे तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। तो एमडी कैड में एक दफा क्वेश्चन आया था, ये तीन ऑप्शंस दिए थे और चौथा ऑप्शन वॉल ऑफ कंटेनर था। चौथा ऑप्शन क्या था जी? वॉल ऑफ कंटेनर था। तो ये तो बिल्कुल अभी तक डिपेंड नहीं की, क्योंकि हमने लिया ही हमेशा नॉन कंडक्टर वॉल है। तो ये तीन जो मटेरियल्स थे, जो तीन फैक्टर्स थे, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है एमडी कैड के पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है ना, अब ये जो सारी स्टोरी थी ना, ये आपके पास क्या था? इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट चीज आगे अगले लेक्चर में देखने वाले हैं वो आपके पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं जी? फैराडेज लॉज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह आ जाता है, और उसके साथ साथ हम फैराडेज लॉज पे क्वेश्चंस करने वाले। तो ये आपके पास क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। क्या पता आज अपलोड हो जाए, क्या पता कल अपलोड हो जाए, लेकिन ये हो जाएगा। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है एट द एंड कि प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, क्योंकि एमडी कैट जो है ना वो अप्रोच कर रहा है, तो आपको ऐसी गाइडेंस, ऐसे लेक्चर्स या ऐसी मटेरियल चाहिए होगा जो कि टारगेटेड हो टुवर्ड्स योर एग्जाम, रादर देन जो कि ऐसी चीजें हो जो आपको खुश करने के लिए, आपको खुश करने के लिए मुश्किल मुश्किल चीजें बता दूं, या आपको खुश करने के लिए, मैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, मुझे बहुत आता है, मैं ऐसी चीजें बताना शुरू कर दूं जो कि आपके काम की नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि सबको मैं फ्री और क्वालिटी प्रीमियम एजुकेशन प्रोवाइड करूं एमडी कैट के लिहाज से। और जितना एक्सपीरियंस मेरा है, जितने लड़कों को, बच्चों को मैंने गाइड किया है, जितना मैंने खुद अपने एमडी कैट एग्जाम से सीखा है पिछले कई सालों में, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को भी वो एक्सपीरियंस दूं। तो तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।